मेरा स्टार्ट ही ब्रांड से हुआ। तो मेरे पास पहले ब्रांड का एक्सपीरियंस आया, तकरीबन 3 साल मैंने शिपिंग लॉजिस्टिक्स में काम किया। तो मैंने फिर ब्रांड छोड़ के फिर मैं एजेंसी साइड पे गया। एजेंसी में तकरीबन मैंने 2 साल काम किया, मुख्तलिफ डीवीसीज प्रोडक्शन वगैरह की। अगर हम पॉकेट को क्रॉस फोल्ड कर सकते हैं तो हम इसको रोल क्यों नहीं कर सकते? तो बिल्कुल। ये नेक्स्ट तो डे फिर ये आपका आइडिया था इसको एक लाना। थॉट मेरा था, लेकिन ऑफ कोर्स उसके पीछे R&D की पूरी टीम इन्वॉल्व थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवेरिया और ये है राइस पाकिस्तान। आज हमारे साथ मौजूद हैं नासिर शेख, जो डोमिनोज पाकिस्तान के डिजिटल और CRM के जनरल मैनेजर हैं। तो आज जानेंगे हम उनकी जर्नी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम नासिर शेख, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो आपकी मार्केटिंग की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे स्टार्ट हुई? मेरी मार्केटिंग की जर्नी स्टार्ट हुई 2012 के अंदर, 13 के अंदर, जब मैंने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया। और अमूमन होता ये है कि जब आप ग्रेजुएट करते हो तो पहले आप एजेंसी में जॉब करते हो। 2-3 साल आप एजेंसी में काम करते हो, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के ऊपर नई-नई चीज़ें सीखते हो। फिर आप जाते हो कंपनी साइड के ऊपर या ब्रांड साइड के ऊपर काम करने के लिए। मेरा स्टार्ट ही ब्रांड से हुआ। तो मेरे पास पहले ब्रांड का एक्सपीरियंस आया, तकरीबन 3 साल मैंने शिपिंग लॉजिस्टिक्स में काम किया एज़ अ ब्रांड एग्जीक्यूटिव। फिर मैं प्रमोट हो गया टू असिस्टेंट मैनेजर ब्रांड एंड कम्युनिकेशंस। फिर मैंने सोचा कि ये सारा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस तो आ चुका है मेरे पास, लेकिन मेरे पास एजेंसी एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने मल्टीपल ब्रांड्स के ऊपर कभी काम नहीं किया। मैंने एजेंसी के बिहाइंड द सीन्स वाली चीज़ें नहीं देखी, तो कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। तो मैंने फिर ब्रांड छोड़ के फिर मैं एजेंसी साइड पे गया। एजेंसी में तकरीबन मैंने 2 साल काम किया, मुख्तलिफ डीवीसीज प्रोडक्शंस वगैरह की, इवेंट्स किए, BTL एक्टिविटीज़ की, काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे वहाँ पे। और फिर मैंने डिसाइड किया कि फिर मैं वापस कंपनी साइड या ब्रांड साइड पे दोबारा जाऊँगा। तो फिर मैंने ज्वाइन किया पिज़्ज़ा हट पाकिस्तान। सही। अच्छा, तो आपने जैसे बात की ब्रांड को छोड़ के आपने एजेंसी ज्वाइन की, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब एक्सपीरियंस कहाँ पे ज़्यादा है? और मतलब लर्निंग, अगर बात करें लर्निंग की, तो वो कहाँ पे ज़्यादा मिलती है? देखिए, दोनों साइड की ना अपनी अपनी लर्निंग्स हैं। फॉर एग्जांपल, आप जब एजेंसी में जॉब करते हो तो आपको मल्टीपल ब्रांड्स पे काम करने का मौका मिलता है। और हर ब्रांड के डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। और हर ब्रांड अलग तरह से मार्केटिंग को लेके चल रहा होता है। कॉर्पोरेट के अंदर आप काम करते हो तो आप सिर्फ एक ही ब्रांड पे काम करते हो। हाँ, एक कंपनी के अंदर शायद मल्टीपल 2-3 ब्रांड्स होंगे या 4-5 ब्रांड हो जाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा ब्रांड तो नहीं होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स एक लिमिटेड कंपनी जो है एक लिमिटेड चीज़ों को देख रही होती है। और हर किसी के अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं, अपने फंक्शंस होते हैं, अपनी जॉब रोल्स वगैरह होते हैं। जब आप एजेंसी में होते हो तो आप मुख्तलिफ चीज़ों पे आप चीज़ें ट्राई आउट कर रहे होते हो, मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे होते हो, मुख्तलिफ कंपनी से मिल रहे होते हो। और वहाँ पे ये कि आपका एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा होता है। QSR, फिनटेक और FMCG के बीच आपके कैरियर स्विचेस डेलिब्रेट थे, या फिर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई वहाँ से, एक अगर बात करें तो? अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हुई और मेरा अपना एजेंडा भी था। ओके। मेरी कोशिश ये होती है कि जिस इंडस्ट्री में मैं काम करूं, दोबारा उस इंडस्ट्री में दोबारा ना जाऊं। ओके। तो ये डोमिनोज को एक एक्सेप्शन है, क्योंकि मेरा फेवरेट ब्रांड था, मैंने उस पर काम करना था। तो मैं पिज़्ज़ा हट के बाद काफ़ी टाइम के बाद फिर मैं डोमिनोज दोबारा वापस आया। सही सही। लेकिन कोशिश ये होती है कि एक बार इंडस्ट्री में काम कर लिया तो अब नई इंडस्ट्री का आप फ्लेवर लें। वजह ये है कि जो मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, सही है, वो यूनिवर्सली सेम है। सही है, उसकी चीज़ें मुख्तलिफ हो सकती हैं, कॉन्टेक्स्ट मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन टूल्स और जो आपकी बेसिक्स हैं वो सेम रहती हैं, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो। फॉर एग्जांपल, हर इंडस्ट्री में प्राइस तो होती ही होती है, कस्टमर होता है, प्रमोशन होती है, प्लेसमेंट होती है, तो ये चीज़ें सारी अक्रॉस द बोर्ड सेम रहती हैं। अब कोई ब्रांड जो है वो अपने आउटलेट पे खुद सेल कर रहा है चीज़ों को, कोई ब्रांड शायद इम्तियाज़ नाहिद के ऊपर सेल कर रहा होगा। तो ये डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। सही बट सही। फंडामेंटली चीज़ें सारी सेम है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो। तो मेरी कोशिश ये रही है शुरू से कि मैं मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में जाके काम करूँ। सही, तो मतलब ये आपको पहले से ही शौक था कि मैं डिफरेंट एक्सपीरियंस लूँ? अच्छा, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं चाहता हूँ कि डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करूँ और नई-नई चीज़ें ट्राई करूँ। आज डिजिटल मार्केटिंग का असल रोल ब्रांड विजिबिलिटी है या रेवेन्यू ग्रोथ? देखें, अगर हम बात करें ब्रांड विजिबिलिटी की, तो काफ़ी सारे ब्रांड्स के पास और कोई रास्ता है नहीं सिवाय ब्रांड विजिबिलिटी क्रिएट करने के। तो ये एंड कस्टमर को, क्योंकि वो सेल नहीं करते। लेकिन जो बिज़नेसेस डायरेक्टली कस्टमर को सेल करते हैं, फॉर एग्जांपल वो ऑनलाइन हो गए या किसी और चैनल के थ्रू, तो उनके लिए रेवेन्यू ग्रोथ बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट रेवेन्यू ग्रोथ सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उनके पास एक रास्ता आसान हो जाता है कस्टमर को रीच करने का, वो डायरेक्टली सेल कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप किसी को सेल करें जहाँ पे मिडिल मैन है या होल सेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वहाँ थोड़ा कस्टमर तक पहुँचने में आपको मुश्किल होती है। मुश्किल होता है, अब सही। उन ब्रांड्स के लिए, जिससे हम देखते हैं कि DVCs बन रहे होते हैं या टीवी के ऊपर ऐड चल रहे होते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट होते हैं उन ब्रांड्स के लिए।
लेकिन direct जो होते हैं। जो डायरेक्ट कस्टमर को रीच कर सकते हैं उनके लिए रेवेन्यू ग्रोथ या फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपके पास एक्सेस है कस्टमर का। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डोमिनोज की, तो आप मेटा पे ऐड चलाएंगे, आप वेबसाइट के ऊपर या ऐप के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं, आपके पास एक्सेस है। ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं किसी और ब्रांड की बात करूं, लेट्स से कोई सर्फ का ब्रांड है या कोई ब्रेड का ब्रांड है, कोई और ब्रांड है, वो डायरेक्टली कस्टमर को शायद सेल नहीं कर रहा, लेकिन क्या है कि महीने के आखिर में जब वो ग्रोसरी करने जाता है कस्टमर, और अगर वो ऐड देखता है उस ब्रांड का, तो उसको कहीं ना कहीं वो चीज़ याद रह जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसमें वही छोटी-सी मिसाल है, जैसे कि आप डायरेक्टली किसी से कनेक्ट हो और बात करें तो वो आप आसानी से पहुँचा सकते हैं, अपनी बात को आसानी ईज़िली वे में पहुँचा सकते हैं। वही अगर आप तीसरे बंदे को दूसरे बंदे को बताएँ तो वो इसका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है थोड़ा-सा। तो यही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। बिल्कुल, ये चीज़ एफएमसीजी में बहुत ज़्यादा काम आती है, बिकॉज़ मैंने 3 साल एफएमसीजी में भी काम किया है। तो जब आप कोई ऐड बनाते हो, चाहे वो टीवी पे चल रहा है या डिजिटल पे चल रहा है, तो आप कोशिश करते हो कि उसको मल्टीपल टच पॉइंट्स के ऊपर लेके जाओ। फॉर सही। एग्जांपल एक कस्टमर है, वो सुबह जब अपनी गाड़ी में निकलता है, तो उसको शायद रेडियो पे वो सुनेगा, या अगर बाइक पे जा रहा है तो वो शायद बिलबोर्ड देखेगा इशारा फैसल के ऊपर। सही। उसके बाद जब वो ऑफिस पहुंचता है तो शायद उसके मोबाइल के ऊपर या उसके लैपटॉप के ऊपर कहीं वेबसाइट ब्राउज़ करते हुए कोई ऐड नज़र आ गया उसको, तो सही। वहाँ पे तो यूट्यूब के ऊपर कहीं देख लिया उसने, तो अब वो चीज़ उसके साथ मल्टीपल टच पॉइंट्स के ऊपर कहीं ना कहीं उसके साथ है। फाइनली जब वो फैमिली के साथ ग्रोसरी करने जाता है, तो फिर वहाँ पे एक ब्रांड की बीए खड़ी होती हैं जो कि बोलती हैं कि सर आप ये वाला प्रोडक्ट ट्राई करें, ये बहुत ज़बरदस्त है। वो आपकी एंड इंटरसेप्शन होती है, और वो कस्टमर को कन्विंस करने का एक अटेम्प्ट होता है कि वो कन्वर्ट हो जाए उसके ऊपर। तो काफ़ी सारे ब्रांड्स जो कि आप देख रहे हैं कि एड्स बना रहे हैं, वो एक्टिवली इस प्रोग्राम के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं कि हमारी सुपरमार्केट्स के अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े हुए हों जो कि कस्टमर को लास्ट पुश जो है वो दे सकें। ब्रांड और परफॉर्मेंस मार्केटिंग को कैसे बैलेंस किया जाता है? इसका कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। फॉर एग्जांपल एफएमसीजी के अंदर हम ये कहते हैं, एंड अगेन आई कोट, कहते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं है अच्छा। कि 30% विजिबिलिटी होनी चाहिए और 70% आपकी रेवेन्यू मैट्रिक रेवेन्यू होना होना चाहिए। चाहिए, सही। सही, बट फॉर एग्जांपल अगर आप डायरेक्ट टू कस्टमर हैं, तो आप शायद 80% उसको रिवर्स कर देंगे रेवेन्यू के ऊपर, और 20% शायद आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे ब्रांड विजिबिलिटी के ऊपर। बट कैंपेन टू कैंपेन, सीजन टू सीजन ये वेरी करता है, और ये भी डिपेंड करता है कि आपका ब्रांड इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर एक ब्रांड बहुत ही इन्फेंसी स्टेज के अंदर है, जो कि अभी लॉन्च हुआ है मार्केट के अंदर, कोई जानता ही नहीं है उसको, तो और अगर आपको कोई ऐड बनाते हो, आप कोई छोटा वीडियो बनाते हो, कोई रील बनाते हो, तो आप सबसे पहले उसको वीडियो व्यूज़ के ऊपर चलाओगे या रीच के ऊपर चलाओगे, ताकि लोगों को पता चले कि आप कौन हो और आप क्या सेल कर रहे हो। फिर बात आएगी आपकी सेकेंडली कि आपके पास परचेजेस क्या आ रही हैं या फिर आपकी कन्वर्जन्स कितनी हो रही हैं। तो देयर इज़ नो राइट फॉर्मूला फॉर इट, बट येस आई थिंक कहीं ना कहीं आपको एक बैलेंस खुद डिसाइड करना पड़ता है सिचुएशन को देख के कि आपको राइट फिट क्या है। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग की कॉमन मिस्टेक क्या है? पहले तो ये चीज़। फिर उसके बाद अगर मैं आऊँगी तो आपने 13x रॉस अचीव करने का क्या फ़ॉर्मूला था? एक सबसे कॉमन मिस्टेक जो मैं आजकल देखता हूँ यंग जनरेशन के अंदर, और इवन बोर्ड रूम्स के अंदर भी जो बात होती है, वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग की होती है कि आप मेटा के ऊपर ऐड चला दो, गूगल के ऊपर ऐड चला दो, यूट्यूब पे ऐड चला दो, सेल आ जाएगी। ऐसा नहीं होता। उसके पीछे एक पूरी प्रॉपर साइंस है, उसके पीछे एक पूरी प्रॉपर ट्रैकिंग होती है, एट्रीब्यूशन होती है, कस्टमर सेगमेंटेशन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इस साइंस को एक साथ लेकर आ रही होती हैं टू द लास्ट पॉइंट जहाँ पे कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेज कर रहा होता है। आजकल लोग ये बोलते हैं, अच्छा जी मैंने मेटा पे ऐड चला दिया है, और बिल्कुल हाँ जी परचेजेस लेकिन बड़ी कम आई हैं। तो आपने ऐड तो चला दिया, आपने बटन तो ऑन कर दिया, क्या आपको पता है कि आपकी सेटिंग ठीक है? क्या आपका ऐड सही लोगों तक पहुंच भी रहा है, नहीं पहुंच रहा? वो टारगेट ऑडियंस की टारगेट बात ऑडियंस होती आपकी है। ठीक है हाँ। या नहीं है? आपका पता चला आपका कस्टमर सिर्फ कराची के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन आप ऐड दिखा रहे हो लाहौर के अंदर, ये भी पॉसिबिलिटी हो बिल्कुल। सकती है। आपकी एज डेमोग्राफिक आपने क्या सही सेट किए हुए हैं? आपका कस्टमर के एज ब्रैकेट है 20 to 30, आप ऐड दिखा रहे हो शायद 35-40 लोगों वाले प्लस लोगों को। तो ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर कर तो रही वो होती चीज़ हैं, सही से पहुँच नहीं पाती नहीं पहुंच पाती। मार्केटिंग। देन इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी होता है कि अक्सर जब ऐड देख के कस्टमर वेबसाइट पे जाता भी है, तो वेबसाइट की अपनी जर्नी कितनी आसान है। तो ये क्या ऑर्डर करना आसान है या बहुत मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है हमने। सही सही। अक्सर मैं देखता हूँ वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके हम जाते हैं तो पॉपअप के ऊपर पॉपअप आ रहा होता है, डू यू वांट टू बाय दिस, डू यू वांट टू ट्राई दिस। एक पूरी साइंस है यूआई यूएक्स की, जिसे हम सही। कहते हैं, तो कि कस्टमर का एक्सपीरियंस कितना ऑप्टिमाइज करते हो। आजकल कस्टमर का जब आप क्लिक करते हो तो उसका अटेंशन स्पैन शायद अगले 60 सेकंड्स का भी नहीं होगा आपके पास। उस पेज के ऊपर जब वो लैंडिंग पेज पे आता है, तो उसके पास आपके पास उसके ऊपर ग्रैब करने के लिए शायद 30 से 60 सेकंड ही है। अगर उसको पहली चीज़ समझ में आ गई तो वो शायद ऐड टू कार्ट दबा देगा। सेकंड चीज़ समझ में आ गई, ओके चेकआउट का पेज खुला, तो वो देखेगा अच्छा ये चीज़ें मुझसे रिक्वायर्ड। अगर चेकआउट के पेज के ऊपर 10 फील्ड मांग लोगे आप उससे कि पोस्टल कोड क्या है और फलाना क्या है, तो फिर आपका चेकआउट के चांसेस भी कम हो जाते हैं, कम हो purchase जाते कम हो हैं, जाता बिल्कुल है। ऐसा ही तो है। लाइक आई सेड कि पूरी एक साइंस चलती है। सही। फिर
आजकल क्या हो रहा है कि मेटा, गूगल, सारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, टिकटॉक, स्नैपचैट, इन्होंने डेटा जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग की हुई हैं। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट के ऊपर इनके जो पिक्सेल्स हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग इंप्लीमेंट होने चाहिए। उसकी वजह ये है कि इनको भी रिवर्स डेटा चाहिए होता है कि जो उनके प्लेटफॉर्म जिन लोगों को ऐड दिखा रहे हैं, क्या वो कन्वर्ट हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे, या अब उनके प्लेटफॉर्म सिर्फ फालतू में मेहनत किए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही तो है। फ़ायदा ये होगा अगर आपको कि अगर आपकी ट्रैकिंग प्रॉपर होगी तो वो आपका प्लेटफॉर्म जो है वो सही लोगों को आपका ऐड दिखाएगा। ताकि उनको भी तो फ़ायदा हो। एग्जैक्टली सही लोगों को दिखाएगा और आपको ही फ़ायदा होगा, उनको ही फ़ायदा होगा। उनकी ऑडियंस फिल्टरिंग बेहतर होगी, आपके परचेज बढ़ेंगे। अच्छा, सस्टेनेबल ग्रोथ को सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है, एक्विजिशन या रिटेंशन? किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए आपके 3 तरह के कस्टमर होते हैं। एक वो कस्टमर जो आपका एक्टिवली आपसे ख़रीद रहा है अभी राइट नाउ। फिर एक कस्टमर वो है जो आपसे नाराज़ होकर जा चुका है। सही, उसको आप रीच आउट करते हो नहीं करते, वो एक चीज़ मैटर करती सही। है। अमूमन लोग नहीं करते, नहीं बिजनेस करते। नहीं करते। फिर जो न्यू कस्टमर्स हैं उनके ऊपर आप कितना एक्टिवली काम कर रहे हो उसके सही। ऊपर। ये 3 चीज़ें कंबाइन होती हैं तो फिर आपका एक बिज़नेस बिल्ड होता है। अगर आपने सारा फोकस नए कस्टमर एक्वायर करने में लगा दिया और आपने उन लोगों को नहीं पूछा जो कि आपसे नाराज़ होकर चले गए हैं, तो भी आपका बिज़नेस सस्टेनेबल नहीं होगा लॉन्ग टर्म के अंदर। सिर्फ एक्टिव कस्टमर के ऊपर काम कर रहे होंगे तो भी सस्टेनेबल नहीं होगा। आपने एक बैलेंस क्रिएट करना है जो इन तीनों कस्टमर्स को टैप इन कर रहा हो। सही सही, मतलब तीनों को एक साथ लेके चल रहा हो तो ही आपका बिजनेस ग्रो कर सकते। बिल्कुल, एंड लॉजिकल भी है, राइट? लॉजिकल भी लॉजिकल भी है। अगर आप नया कस्टमर लेकर आ जाओ और उसका ख्याल ना रखो तो वो अगली बार आपसे ऑर्डर नहीं करेगा। नहीं करेगा। सही है। हाँ, और फिर अगर ऑर्डर किया, उसको कोई मसला हो गया, किसी से आपने उसको एड्रेस नहीं किया, तो फिर आपका लॉस हो जाएगा वो कस्टमर। ऐसा ही है। मतलब आप आगे नए आने वालों पे मतलब एक तरीके से ध्यान दो और पीछे वालों को छोड़ दो, छोड़ तो वो दो। भी पीछे मतलब आपका वो रेवेन्यू जो भी आ रहा है वो जाता ही रहेगा ऐसा ही एक है। तरीके से। अच्छा, अगर मैं बात करूँ सिस्टम की, कि अगर आप टारगेट करते हैं कोई ऐप के ज़रिए किसी क्लाइंट को, तो उनकी पूरा बायोडेटा आप किस तरीके से मतलब स्टार्ट करते हैं या फिर उन पे काम कैसे करते हैं कि कोई ऑर्डर कर रहा है ऐप के ज़रिए, तो पूरी उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या होता है, मतलब इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। अच्छा, सबसे पहले फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग होती है चीज़ों की जब आप अपना ऐड रन करते हो किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपने मेटा पे अपना ऐड रन किया, कस्टमर ने वो ऐड देखा, उसको क्लिक करके वो वेबसाइट पे चला गया, तो हमारे पास ट्रैकिंग आ जाती है कस्टमर की कि ये कस्टमर क्लिक करके आया। लेकिन तब तक हमारे पास कस्टमर का एक्चुअल डेटा नहीं होता। हमारे पास डेटा तब आता है कस्टमर का जब एक्चुअली कस्टमर परचेज करता है। सही सही। एंड व्हेन आई से हमारे पास ये ई कॉम पूरी इंडस्ट्री का बेंचमार्क यही है। अनलेस कि वो कस्टमर आपका पुराना कस्टमर है, वो दोबारा वापस आ रहा है आपके पास, तो आपको पता चल जाता है अच्छा ठीक है ये एक रिटर्निंग कस्टमर है मेरा। लेकिन अगर कोई न्यू कस्टमर है तो तब तक जब तक वो अपनी डिटेल्स नहीं एंटर करता तो आपको डेटा नहीं आता। अब एक बार आपके पास अगर डेटा आ गया उस कस्टमर का, तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप उसको किस तरह अपने बिजनेस से इंगेज करते हो। फॉर एग्जांपल आप नोट करोगे अक्सर आपके पास एसएमएस या व्हाट्सएप आते होंगे कि आज यहाँ लॉन के ब्रांड के ऊपर सेल लगी हुई है। तो वो सब क्या है बेसिकली, वो अपने ही कस्टमर का डेटा यूज़ कर रहे हैं उनको रिटारगेट करने के लिए और वापस बुलाने के लिए। और ये भी होता है कि डेली जो ऑर्डर कर रहे हैं वो आपके पास आ जाता है कि अच्छा ये डेली ऑर्डर कर रहे हैं, और फिर एक टाइम में वो रुक जाता है, तो उसको क्या मैसेज जाता है और क्या ये सिस्टम की तरफ से होता है? अच्छा, सो ये पूरा सिस्टम जो कहलाता है वो एक सीआरएम कहलाता है, सीआरएम टूल सही। कहलाता है। पाकिस्तान में बहुत कम कंपनीज ऐसी हैं जो कि एक्टिवली सीआरएम के ऊपर काम करें। मेजॉरिटी लोगों को तो सीआरएम का मतलब भी नहीं पता होगा। तो जो आपके लैप्स कस्टमर हैं या जो आपके एक्टिव कस्टमर्स हैं, उनको आप इफेक्टिवली रीच आउट कर सकते हो एक सीआरएम टूल के थ्रू। मार्केट में बहुत सारे सीआरएम टूल्स अवेलेबल हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। कुछ सस्ते भी हैं, कुछ बहुत महंगे भी हैं, डिपेंड करता है कि आपके बिज़नेस का बजट कितना है। बट आज के दौर के अंदर अगर आपने अपने कस्टमर से एंगेज करना है तो आपको सीआरएम लगाना पड़ेगा अपने पास। सीआरएम करता क्या है? फॉर एग्जांपल जवेरिया फ्राइडे को ऑर्डर करती हैं पिज़्ज़ा। सिस्टम में हमें पता है कि ये ज़वेरिया का पैटर्न है कि हर एक हफ्ता छोड़ के या 2 हफ्ता छोड़ के इनका ऑर्डर मस्ट आता है। जिस दिन आपका ऑर्डर नहीं आएगा, सही, उस दिन आपको शायद एक मैसेज आएगा कि जवेरिया यू हैव नॉट ऑर्डर्ड फ्रॉम अस टुडे, वुड यू लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर टुडे, हियर इज योर डिस्काउंट कोड। ये सिस्टम की तरफ ये से सिस्टम के थ्रू हो रहा है, सही। ये हम नहीं कर रहे। हम पूरे टेम्पलेट जर्नीज वगैरह हर चीज़ बैकएंड पे कॉन्फ़िगर कर देते हैं, डिस्काउंट कोड्स भी अपलोड करते हैं, लेकिन ये सिस्टम आपके बिहेवियर मॉनिटर कर रहा होता है। इसकी पर्सनलाइजेशन इस हद तक चली गई है कि अगर आपको लेट्स से पिज़्ज़ा के अंदर चिकन टिक्का फ्लेवर पसंद है तो आपको मैसेज आएगा कि जवेरिया वुड यू लाइक टू हैव योर चिकन टिक्का फ्लेवर टुडे। सही तो सही। इस हद तक चीज़ें एडवांस हो चुकी हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ब्रांड्स पाकिस्तान में इस चीज़ पे काम नहीं कर रहे। ज़्यादा काम नहीं कर ज़्यादा काम नहीं कर रहे। काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है कि ये चीज़ है क्या, इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं। बट लाइक आई सेड, जैसे मैंने पहले बोला कि अगर आप अपने एक्टिव कस्टमर्स को और अपने जो नाराज़ हो गए कस्टमर उन पे काम नहीं करोगे तो फिर आपका बिजनेस ज़्यादा टाइम नहीं ग्रो कर पाएगा। ये भी एक ब्रांड की स्ट्रेटेजी है। बिल्कुल, ब्रांड स्ट्रेटजी भी है और आपके रेवेन्यू का पार्ट भी है।
काफ़ी सारे बिजनेसेस इस चीज़ को जो एक्टिवली कर भी रहे हैं वो उसको ये देखते हैं कि ये तो एक कॉस्ट सेंटर है। फॉर एग्जांपल हम कस्टमर को डिस्काउंट भी दे रहे हैं, हम उनको व्हाट्सएप मैसेज भी भेजेंगे, हम एसएमएस भी भेजेंगे उनको, ये तो सारा महीने के आखिर में अच्छा खासा खर्चा आएगा। बट इसको देखने का एक नज़रिया है। नज़रिया ये है, फॉर एग्जांपल अक्सर जो है फाइनेंस आपको ये बोलेगा कंपनी का कि देखें जी ये तो हमने 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, 5 लाख रुपए खर्च कर दिए। मेरा हमेशा काउंटर ये होता है तमाम लोगों के से कि आप सिर्फ कॉस्ट को नहीं देखते उसकी, आप ये देखते हो कि एक ऐसा कस्टमर जो आपका लॉयल कस्टमर था, हाँ, सही, अब वो आपसे नाराज़ हो गया, आपने उसको वापस लेकर आ गए, आपने विन बैक कर लिया, तो आपकी ये विक्ट्री है। ऐसा सही ही है। है। और फिर वो आगे जाके कितनी बार आपके ब्रांड से ऑर्डर करेगा, सही है, उसकी कोई वैल्यू ट्रैक नहीं कर सकता। एक अजम्पशन हो सकती है कि इतनी बार ऑर्डर कर लेगा, लेकिन एक वैल्यू अलग है उस चीज़ की। ऐसे तो ही। सीआरएम आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और कंपनीज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए इस चीज़ को। और एक इमोशनली कनेक्शन भी बन जाता है क्लाइंट के साथ, क्लाइंट का ब्रांड के साथ, अगर आप एग्जैक्टली उनको पूछो उस तरीके आप से। अगर बाहर जाएँ कहीं पे यूके, अमेरिका या दुबई मार्केट के अंदर आप उनसे कुछ शॉपिंग करें, तो आपको ईमेल पे ईमेल सेंड करना शुरू कर देंगे। कोई भी ऐसा अच्छा ज़रूरी नहीं है कि आपको तंग करने वाले ईमेल भेज रहा हूँ। अक्सर काफ़ी ईमेल आपके पर्सनलाइज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे किसी होटल में स्टे किया तो आपको बताते हैं कि जी अब हमारी ऑफ़र आने वाली है, तो अपना होटल स्टे अभी से बुक कर लें आप, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वो सारा क्यों हो रहा होता है? सारी एडवांस बुकिंग्स ले रहे होते हैं वो। तो जहाँ पे हम बात करते हैं कि कॉस्ट इनकर होती है इन सबको रीच आउट करने की, कस्टमर को डिस्काउंट देने की, लेकिन कस्टमर से वैल्यू भी तो जनरेट हो रही है, बिल्कुल, उसका वर्ड एंड माउथ भी तो हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल आपको एक डिस्काउंट कोड आया, आपने अवेल नहीं किया, शायद आपकी किसी दोस्त ने अवेल कर लिया, तो वो भी तो ब्रांड को फ़ायदा ही होगा अल्टीमेटली। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, सही। सो डिजिटल बिज़नेस कस्टमर एक्सपीरियंस को किस तरह इम्प्रूव कर सकती है? ये सवाल आई थिंक ई-कॉम प्लेयर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि डिजिटल बिजनेस कस्टमर की जर्नी के अंदर किस तरह वैल्यू ऐड करता है। आई वुड से इट कम्स डाउन टू यूआई यूएक्स कि आपकी जो वेबसाइट है या ऐप है उसका एक्सपीरियंस किस तरह का है और कस्टमर को कितना एंगेज करता है। एक टाइम के ऊपर अगर आपको याद हो, एक मोबाइल ऐप के एड्स बहुत आते थे जिसका नाम था टीमू। टीमू, सही है। हाँ। एक सुबह पाकिस्तान उठा और देखा कि मोबाइल के हर किसी के पास टीमू के जो है ना ऐड चलते नज़र आ रहे हैं और बहुत लोगों ने उनकी ऐप डाउनलोड भी की और बहुत लोगों ने उनकी ऐप से ऑर्डर भी किया। आई एम श्योर आपने भी शायद ऑर्डर किया बिल्कुल होगा। किया है। हर किसी ने शायद टीमू यूज़ हाँ, किया। बट टीमू की ऐप अगर आप देखो कितने प्रोडक्ट हैं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन कितनी इंगेजिंग ऐप बनाई उन्होंने कि आप उसको देख रहे हो, ख़त्म नहीं हो रहा, आप प्रोडक्ट भी हंटिंग कर रहे हो। उसके अंदर उन्होंने गेमिफिकेशन भी डाली हुई है कि आप गेम खेलोगे तो ऐसा आपको ही कुछ ना है। कुछ प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। एंगेजिंग रखा हुआ है एंगेजिंग उन्होंने, रखा हुआ है। हाँ। तो इट ऑल कम्स डाउन टू यूआई यूएक्स, कि आपका कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा है उस ऐप के साथ या उस वेबसाइट के साथ, एंड उसके बाद फिर आपकी जर्नी कितनी आसान है। फॉर एग्जांपल अगर आज मैं किसी ऐप के ऊपर जाता हूँ, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं किसी की वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ, फेसबुक पर ऐड देख लिया आपने, कहीं पे देख लिया आपने, ऐड क्लिक किया और पहली चीज़ तो ये कि वेबसाइट खुलते खुलते ही जो है ना 2 मिनट निकल जाते हैं। तो सर्वर की लोड स्पीड के ऊपर काम करने की ज़रूरत है यहाँ पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल, हाँ। माशाल्लाह से आपको पता है कि हमारे सिग्नल कैसे हैं मोबाइल के यहाँ पे और डेटा कितना फास्ट चलता है। तो अगर किसी कस्टमर ने क्लिक किया और 1 मिनट के अंदर आपकी वेबसाइट लोड ही हो रही है अभी, लोड ही हो रही है तो फिर अभी। वो बटन दबाएगा क्लोज और फिर चला जाएगा। और सेकंड चीज़, वो ऐड ही स्टार्ट होते रहते हैं। आप कुछ एग्जैक्टली सर्च कर रहे होते हो, उससे पहले वो आपको 1 मिनट, 2 मिनट तो ऐड ऐड देखने दिखाएगा। तो ये सारा इम्पैक्ट करता है नेगेटिवली। अब इसकी एक बेसिक सोल्यूशन ये है कि आप जहाँ भी आपकी होस्टिंग है वो आप अच्छी होस्टिंग में इन्वेस्ट करो चीज़ को। सही। एक बार वेबसाइट का पेज लोड हो गया, अब आपके प्रोडक्ट कितने इजीली वहाँ पे विजिबल हैं कस्टमर के सामने और पिक्चर्स कितनी इंगेजिंग है। फॉर एग्जांपल आप ई कॉम के अंदर फैशन की वेबसाइट देखो तो आपके पूरे पूरे बड़े बड़े लॉन के जोड़े नज़र आ रहे होते हैं, मॉडल की पिक्चर्स आ रही होती हैं और फिर आप बिना स्वाइप करते हो तो वो डिफरेंट लुक्स आ रहे होते हैं। तो एक इंगेजमेंट कस्टमर की बिल्ड हो जाती है कि अच्छा मैं अब नेक्स्ट प्रोडक्ट चेक करती हूँ, मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट चेक करती हूँ। तो ये सारा पार्ट ऑफ जर्नी है अगेन कस्टमर की। फिर आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो आप ऐड टू कार्ट करते हो, फिर आप चेकआउट करते हो। वो कितना आसान है, कितना इजीली उसका जो है चेकआउट हो रहा है, ये सारी चीज़ें कितनी इजी हैं, ये सारा इस चीज़ को कवर करती है। सही, सारी बात आ जाती है कि किस तरीके से आपने कस्टमर को ईज़िली वे दिया हुआ है ऑर्डर करने के लिए। सही है। सो कुछ ब्रांड्स मार्केट लीडर कैसे बन जाते हैं जबकि दूसरे स्ट्रगल कर रहे होते हैं उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा? देखिए किसी भी ब्रांड के लिए ना एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कंसिस्टेंसी। चाहे वो क्वालिटी के अंदर हो, चाहे वो कस्टमर सर्विस के अंदर हो। अगर आप कंसिस्टेंट हैं अपनी चीज़ को लेके, तो मैं इसको एट्रीब्यूट करता हूँ कि आप ऑनेस्ट हैं अपने बिज़नेस के साथ। सही बात ये है। तो ऑनेस्टी एंड कंसिस्टेंसी एक साथ चलती है, ये दोनों चीज़ें। दूसरी चीज़ ये कि कंसिस्टेंसी ओवर टाइम डेवलप होती है, तो ये ओवरनाइट डेवलप नहीं होती ये चीज़। तो आपको बड़ा कंसिस्टेंट रहना पड़ता है इन द लॉन्ग रन, ताकि कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस आप हमेशा मीट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पाकिस्तान की बात करें और अपने हैबिट्स को देखें, तो आप किसी रेस्टोरेंट जाते हो तो ये आपको सर्विस अच्छी नहीं मिलती, आप दोबारा जाओगे? नहीं जाएंगे। कभी नहीं जाएंगे। नहीं।
शायद कोई आपको खींच के लेके जाएगा, आप तो जाएंगे। तब भी मैं उनको बताऊंगी कि मेरे लास्ट टाइम एक्सपीरियंस बिल्कुल बुरा रहा, बहुत बिल्कुल। बुरा रहा। तो बड़ी बेसिक चीज़ है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी सर्विस के अंदर। देखिए ब्लंडर्स होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, लेकिन आप उसको कितना ओन करते हो और कस्टमर के एक्सपीरियंस को आप कितना सीख करने के लिए काम करते हो। मैं पर्सनली ऐसे काफ़ी ब्रांड्स को जानता हूँ जहाँ पे हर 2 मिनट बाद किसी टेबल पे आपके वेटर आके पूछते हैं कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी, जो खाना आप खा रहे हो या फिर जो आप चीज़ें आप ख़रीद रहे हो उसकी क्वालिटी अच्छी है, जो प्राइस आप दे रहे हो उसकी प्राइसिंग इतनी ज़्यादा तो नहीं है। एक रेस्टोरेंट में आप गए, आज खाना 500 रुपये का है और कल को 800 रुपये का हो गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए प्राइसिंग के अंदर भी। तो आई वुड से कंसिस्टेंसी इन द लॉन्ग रन काफ़ी मैटर करती है। और फिर पेशेंस, आप मार्केट लीडर ओवरनाइट नहीं बन सकते, आपको कंसिस्टेंटली इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, तभी जाके आप मार्केट लीडर बनोगे। सही सही। सो अच्छा, ये बहुत मेन सवाल है कि लास्ट ईयर डोमिनो ने पिज़्ज़ा रोल लॉन्च किया। वो पाकिस्तान का आइडिया, मतलब पाकिस्तान से आइडिया जनरेट हुआ और वो पूरे ग्लोबली मतलब वहाँ पे उन्होंने अपनी तरफ ले लिया। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा, पिज़्ज़ा रोल यस एक पाकिस्तान की इनोवेशन थी, जो कि डोमिनोज पाकिस्तान ने की। और ये आइडिया अब आई थिंक ये प्रोडक्ट जो है वो मिडल ईस्ट की कुछ मार्केट्स ट्राई कर रही हैं, साउथ सही एशिया है। की मार्केट्स ट्राई कर रही हैं कि कैसा है। तो यस अमूमन ऐसा होता है कि ग्लोबल कोई इनोवेशन करता है और वो पाकिस्तान में आती है। यहाँ रिवर्स केस हुआ कि पाकिस्तान ने कोई इनोवेशन की है जो कि ग्लोबली अडॉप्ट हुई है। सही बात है तो और ये एक बहुत पाकिस्तान के प्राउड लिए बात है। बिल्कुल, पाकिस्तान की बहुत प्राउड बात है। अब इसके अगर आप बैकग्राउंड में जाएँ थोड़ा सा, तो कॉन्टेक्स्ट ये था कि हम उस टाइम के ऊपर हम ऐसी कोई इनोवेशन देख रहे थे उस टाइम के ऊपर, जो कि एक अच्छे प्राइस पॉइंट के ऊपर कस्टमर को वैल्यू दे और अच्छा एक्सपीरियंस दे। आपने शायद पिज़्ज़ा पॉकेट्स का सुना होगा, शायद आपने ट्राई भी की हो, काफ़ी ब्रांड्स के पास है भी। पिज़्ज़ा पॉकेट में क्या होता है कि बेसिकली आपने एक पिज़्ज़ा की डो को आपने फोल्ड कर दिया, तो आपका एक पॉकेट बन गया। अब हमारे पास एक उस टाइम पे एक इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि एक पिज़्ज़ा प्लैंक के ऊपर या पिज़्ज़ा स्लाइडर के ऊपर। तो हम उस चीज़ को देख रहे थे कि शायद मे बी हम इसको लॉन्च करते हैं। तो जिस टाइम के ऊपर हम इसके ऊपर काम कर रहे थे, तो काफ़ी चीज़ें हमने बैक एंड फोर्थ ट्राई की, लेकिन कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। मेरी एक हैबिट रही है कि जब मैं आईबीएल में था, तो अक्सर मुझे कभी इम्तियाज़, कभी नाहीद, कभी मेट्रो वगैरह जाना पड़ता था। तो उस टाइम के ऊपर आपको एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाना है और बीच में शायद आधे पौने घंटे या 1 घंटे का गैप होता था, एक मीटिंग्स पे दूसरी मीटिंग के बीच में। तो उस टाइम पे जो मेरा गो टू खाना होता था तो वो होता था रोल। सही। क्योंकि आपको रोल एक ऐसी चीज़ है कि जो कि फ़ौरन बन के आपके पास मिल जाती है और आप शायद 10 मिनट में ख़त्म करके अपने नेक्स्ट टास्क पे चले ऐसा जाते हो। ही है। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ डोमिनोज के अंदर कि मैं क्या कहते हैं, एक दिन मैं गाड़ी में बैठा रोल खा रहा था और फिर मुझे खाते-खाते ख़्याल आया कि आंसर तो मेरे सामने है अच्छा। कि अगर हम पॉकेट को क्रॉस फ़ोल्ड कर सकते हैं, तो हम इसको रोल क्यों नहीं कर सकते? तो बिल्कुल। ये नेक्स्ट तो डे फिर ये आपका आइडिया था इसको एक लाना। थॉट मेरा था, लेकिन ऑफ कोर्स उसके पीछे आर&डी की पूरी टीम इन्वॉल्व थी, उसके पीछे सही। अप्रूवल्स इन्वॉल्व थे। लेकिन एक क्या कहते हैं थॉट मेरी तरफ से आया कि इसको हम ट्राई क्यों नहीं करें। तो नेक्स्ट डे फिर मैं ऑफिस गया, मैंने अपनी आर&डी टीम को बताया कि हम इसको ऐसे ट्राई कर सकते हैं। उन्होंने बोला ट्राई करके देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो हमने उसको रोल के अंदर रैप किया और फिर हमने उसको ओवन से गुजारा। जब बाहर निकला तो एक ज़बरदस्त किस्म का प्रोडक्ट था। सही। तो उसके ऊपर फिर मज़ीद आर&डी चलती रही 2-3 महीने कि उसको प्रोफेशन की तरफ लेके गए हम। और इस तरह से जो ना पिज़्ज़ा रोल मार्केट में आया। इसका जो रेवेन्यू है वो कब स्टार्ट हुआ मिलना? देखिए, जब लॉन्च हुआ पिज़्ज़ा रोल, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना सुपर हिट प्रोडक्ट बन जाएगा ये। जब हमने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट की इसके ऊपर, रोल के ऊपर, और लॉन्च ये डिजिटली हुआ पहले कि हमने फेसबुक के ऊपर एड्स चलाए, गूगल के ऊपर एड्स चलाए वगैरह, और लोगों को एक चीज़ समझ में, पिज़्ज़ा प्रोडक्ट समझ में और लोगों को ये प्रोडक्ट समझ में आ गया बहुत ज़्यादा। तो रिस्पॉन्स जो हमें मिला, हम शायद उसके लिए तैयार काफ़ी भी नहीं अच्छा थे। था। हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि ऐसा रिस्पॉन्स आएगा। तो और आज जो है ये पिज़्ज़ा रोल एक मल्टी $1 मिलियन प्रोडक्ट है। माशाल्लाह, मतलब एक छोटे से आइडिया से ये कितनी बड़ी एक जगह चीज़ चली गई है, तो एक काफ़ी एक अचीवमेंट की बात होती है। हाई परफॉर्मिंग मार्केटिंग टीम्स के लिए, लीडर के लिए क्या क्वालिटी होती है? देखिए, जब आप कोई टीम लीड कर रहे होते हो ना, फॉर एग्जांपल मैंने अपने करियर में मल्टीपल टीम्स लीड की हैं। शुरू में 2 लोगों की टीम भी लीड की है मैंने, 10-12 लोगों की टीम भी लीड की है, और एक टाइम के ऊपर 35 लोगों की टीम भी लीड की है। तो आई थिंक सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप टीम को साथ लेके चलो, और आपको खुद को क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो या आपको क्या अचीव करना है। जब आपको लीडर को जब आपको खुद को लीडर को ये क्लैरिटी होगी कि हमने क्या अचीव करना है, और टीम भी क्लियर होगी जब लीडर को ये क्लैरिटी होगी कि आपको क्या अचीव करना है, तो टीम भी आपके साथ होगी इस चीज़ के अंदर। तो क्लैरिटी होना नंबर 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लैरिटी के बाद दूसरी चीज़ है ट्रस्ट।
आपको अपनी टीम के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि जो काम हम करने जा रहे हैं, जो काम मैं इनको देने वाला हूँ, ये कर सकते हैं। कर सकते हैं। कैपेबिलिटी डेवलपमेंट एक अलग चीज़ है, उसके ऊपर आप बात कर सकते हो कि हाँ, आप कोचिंग किस तरह करते हो अपनी टीम की ताकि वो काम कर सके, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप ट्रस्ट करो। मैंने अगर किसी को कोई काम दिया है तो मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट है कि ये कर लेगा, नहीं करेगा तो मुझसे आके सवाल पूछ लेगा, मैं उसको सिखा दूंगा। लेकिन उनको माइक्रो मैनेज ना करो, उनको काम करने दो। लोगों को अपने स्टाइल से करेंगे, अपने तरीके से करेंगे, लेकिन करके देंगे हाँ, आपको। सही। और टीम को भी लीडर के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली, इट गोज बोथ वेज। जो आप काम कर रहे हो, अगर आप और टीम अलाइन नहीं है एक चीज़ के ऊपर, तो फिर काम कभी नहीं होने वाला। बिल्कुल ऐसा ही है। सो आपने मार्केटिंग नाउ कम्युनिटी का आइडिया कैसे डेवलप किया और ये अभी तक कितना इम्पैक्टफुल रहा है? मार्केटिंग नाउ को अब 4.5 साल होने वाले हैं, और ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके अंदर सिर्फ ब्रांड साइड मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं। इस ग्रुप या इस कम्युनिटी के अंदर आज 1000 से ज़्यादा मार्केटर्स हैं, जो कि कॉर्पोरेट कंपनीज़ के अंदर ब्रांड मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहे हैं। ये पूरा पाकिस्तान का एक इकोसिस्टम है मार्केटियर्स का, जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। हमारी लिंक्डइन का एक पेज भी है और हमारे पास व्हाट्सएप की कम्युनिटी भी है। हम ऑन एंड ऑफ इस कम्युनिटी के थ्रू इवेंट्स करा रहे होते हैं, एक नॉलेज शेयरिंग कर रहे होते हैं, इंडस्ट्री इंसाइट ले रहे होते हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे होते हैं। किसी को किसी से कोई काम चाहिए, किसी को कोई कोलैबोरेशन करनी है, किसी को कोई वेंडर चाहिए, कहीं पे किसी को जॉब ढूंढ रहा है कोई, या फिर किसी के पास पोस्ट ओपन हुई है और वो ढूंढ रहा है कि अच्छी रिसोर्स मेरी कंपनी ज्वाइन करे, तो हम आपस में एक दूसरे को हेल्प कर रहे होते हैं। सही, तो ये कम्युनिटी का मकसद ही यही है। बिल्कुल, इस कम्युनिटी का मकसद ये है, इससे हम कोई पैसे नहीं कमाते, ये नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, वॉलंटरी है बिल्कुल। और जितने भी इवेंट्स होते हैं उसके अंदर मेंबर्स कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। सही सही। इस ग्रुप के अंदर कोई भी वेंडर नहीं है, कोई एजेंसी नहीं है, कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, प्योर ब्रांड और मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लोग हैं इसके अंदर। सो पाकिस्तान में डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? देखिए, पाकिस्तान में डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर मैं क्या देख रहा हूँ, या डिजिटल पाकिस्तान में फ्यूचर अपना खुद क्या देख रहा है, ये दो अलग 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 चीज़। सवाल हैं। आई थिंक पाकिस्तान का फ्यूचर डिजिटल ही है। आज आपको जितनी भी यंग जनरेशन है वो सारी डॉलर में अर्न कर रही है। फाइवर, अपवर्क वगैरह जितने फ्रीलांसर्स हैं वो सारे बाहर काम कर रहे हैं, घर बैठे काम कर रहे हैं और डॉलर में अर्न कर रहे हैं। तो ये आपका फ्यूचर है। जितना भी आप देखें, जितने ई कॉम स्टोर्स हमारे पास आज पाकिस्तान में, पहले कभी नहीं थे। अब एक राइज ऑफ इकोनॉमी है बेसिकली, जो कि शायद पिछले 5 सालों में 10 सालों में नहीं थी पहले। डिजिटल एडॉप्शन इतनी बढ़ चुकी है। सेल फोन्स, आप मोबाइल फ़ोन्स की बात करें, 3G एक्सेस की बात करें, इंटरनेट की बात करें, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप देखें कि कहाँ कहाँ टेक्नोलॉजी इस वक्त इस्तेमाल हो रही है। तो डिजिटल आपका टोटली फ्यूचर ही है। और अब जिस स्पीड से AI आगे आया है और जिस स्पीड से वो चीज़ें चेंज कर रहा है, तो काफ़ी सारी जॉब्स, काफ़ी सारी कंपनीज शायद वाइंड अप हो जाएंगी इस AI की वजह से। तो अगर आपको आज के टाइम के अंदर डिजिटल आता है, या डिजिटल मार्केटिंग आती है, या AI आता है, या डिजिटल से रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है, तो आप सिक्योर हो। अगर आपको नहीं आता तो फिर आप आज से कुछ काम करना शुरू कर तो लो। फिर आप पीछे रह जाते हो। एग्जैक्टली, यस। सही, क्योंकि आपको लोगों के साथ चलना भी तो इम्पोर्टेंट है ना लाइफ बिल्कुल, में। ट्रेंड्स के साथ आपको चलना है। इस वक्त आपके पास जिस स्पीड से AI चेंज कर रहा है चीज़ों को, जिस स्पीड से AI अडॉप्ट हो रहा है कंपनीज के अंदर, आपको बड़ा वेल वर्स होना पड़ेगा। और जिसको नहीं भी पता ना, उसको सीखना चाहिए ये टूल। बिल्कुल, एंड काफ़ी सारी इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह इस चीज़ को इनकरेज कर रही हैं। इनफैक्ट कॉर्पोरेट कंपनीज भी इनकरेज कर रही हैं कि AI अडॉप्शन कंपनी के अंदर होनी चाहिए। होनी चाहिए। उसको किस तरह से कंट्रोल करना है, सही है, वो उसके ऊपर एक अलग डिबेट है। लेकिन ये कि कंपनीज एटलीस्ट इस तरफ सोच रही हैं कि हम AI हमारे बिजनेस में क्या वैल्यू ऐड कर सकते क्या हैं। वैल्यू, क्या इम्पैक्ट आएगा इस पर। सही। सो फिनटेक साइट पर किस बाजार इंस्टॉलमेंट एक्सपो जैसा लार्ज स्केल इनिशिएट किया आपने, तो इसका एक्सपीरियंस कैसा है? अच्छा, किस्त बाज़ार इटसेल्फ फिनटेक कंपनी है। तो जब ये आइडिया आया था हमारे पास कि हम इंस्टॉलमेंट एक्सपो करें, तो हमारा मकसद ये था कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि डिजिटली इंक्लूसिव नहीं है। तो काफ़ी लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स आज भी नहीं हैं। काफ़ी सारे शायद वो लोग बटन वाला फ़ोन यूज़ करते हैं। वो तो सिर्फ ओल्ड एज कैटेगरी में होंगे। काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि आज भी मोबाइल फ़ोन इतना एक्टिवली यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा। यस, देयर इज़ अ जनरेशन जो कि बहुत टेक सेवी है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनके पास एक्सेस ही नहीं है बेसिक नेसेसिटीज़ का। अब फॉर एग्जांपल, अगर किसी के पास मोबाइल फ़ोन ही नहीं है, तब आप क्या करोगे? तब आप कहाँ जाओगे? तब आप किस्त बाज़ार पे जाके ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते डिजिटली, राइट? तो इंस्टॉलमेंट एक्सपो का काम ये था कि जितने लोग आपके पास हैं कराची के अंदर, उन सबको एक वेन्यू दिया जाए जहाँ पे आके वो अपनी पसंद से सारी चीज़ें ऑनलाइन बुक कर सकें। चीज़ें आपके सामने होंगी, लेकिन जितना प्रोसेस होगा वो सारा ऑनलाइन हो रहा होगा। ऑर्डर आपका ऑनलाइन होगा। अगर आपको नहीं आता तो कोई रिप्रेजेंटेटिव आपके लिए ऑर्डर पंच करेगा, लेकिन होगा सब डिजिटल। सही, तो ये चीज़ थी, आइडिया था पीछे इसके। बिल्कुल। देखें, अब किस्त बाज़ार का इंस्टॉलमेंट एक्सपो बहुत सक्सेसफुल इवेंट रहा है।
और ये जिस कब हुआ है 2000? 2002-2003 के अंदर जब मैं किस बाज़ार में था तब हमने इसको इनिशिएट किया था। 2 साल हमने कंसेक्यूटिव किया। मेरे जाने के बाद आई थिंक फॉर्मेट थोड़ा और चेंज हुआ, मज़ीद बेहतर हुआ और उसको फिर साल में 2 बार करना शुरू कर दिया। सही सही तो और उसके बाद फिर मुझे ये भी पता चला कि उन्होंने इस प्रोग्राम को लाहौर और बाकी शहरों में भी अडॉप्ट करना शुरू किया। सही तो एक चीज़ जो हमने उस टाइम पे स्टार्ट की वो इतना आगे चली गई। तो वाक़ई में एक लोग हैं ऐसे जो कि जाके चीज़ें ऑर्डर करना पसंद करते हैं या लोगों के अंदर एक ट्रस्ट डेफिशिएंसी जो होती है ना कि मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ, पता नहीं क्या चीज़ आएगी इंस्टॉलमेंट के ऐसा भी ऊपर, होता मैं है। क्या करूँगा? तो वो चीज़ें ख़त्म करने के लिए भी इंस्टॉलमेंट एक्सपो ने काफ़ी रोल प्ले किया। सही अब लोग फिज़िकली सामने चीज़ देख रहे हैं कि अच्छा ये मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉलमेंट ले सकता हूँ और फिर आपके पास सामने लैपटॉप है, ये मुझे मिल सकता है इंस्टॉलमेंट्स पे। तो वो चीज़ जो गैप था एक ट्रस्ट का, तो ये कि डिजिटल और फिज़िकल का, वो इस इवेंट ने काफ़ी ब्रिज किया। काफ़ी ब्रिज के सही। अच्छा, तो राइस पाकिस्तान की ऑडियंस को आप क्या मैसेज देंगे? राइस पाकिस्तान की ऑडियंस को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है। 1, 2, 3 साल एटलीस्ट आप किसी कंपनीज़ में काम करें, मुख्तलिफ कंपनीज़ में काम करें, ज़रूरी नहीं आप एक में काम करें और एक्सपीरियंस लें कंपनीज़ का। कंपनीज़ आपको बहुत कुछ सिखाती हैं और आपको ग्रूम करती हैं आपकी पर्सनैलिटी को। वो चीज़ें जो आपको नहीं पता होंगी, आपको वो चीज़ें पता चलेंगी कंपनीज़ में काम करके। तो देयर आर पॉजिटिव साइड्स टू इट, देयर आर नेगेटिव साइड्स टू इट एज़ वेल, लेकिन एक्सपीरियंस लेना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। और फिर वो एक्सपीरियंस लेने के बाद आप अपना खुद का कोई वेंचर ट्राई करें। जब आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करोगे तो आप कंपनियों से एक्सपीरियंस जो आपके पास मिला होगा तो वो आपके बड़े काम आएगा। अच्छा, तो आपका ज़्यादातर पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि इंसान को अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। देखें ये पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट बन गया आज। सही है, अगर हमारे पास इतनी यंग पॉपुलेशन है, इतना यूथ है, सही है, और मैं इनकरेज करूँगा कि जितने बिजनेसेस ये खोलेंगे उतनी ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। जितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी उतने घर चलेंगे। जितने घर चलेंगे ऑफ कोर्स एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होगा, एक इकॉनमी खड़ी होगी पूरी। खड़ी। तो एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट्स में जॉब करना बुरा है, मैं ये नहीं बोल रहा बिल्कुल भी, लेकिन हमें और बिजनेसेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, हमें एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करने की ज़रूरत है, जो कि हमारी नई जनरेशन में है ये टैलेंट। जो कि है और जो कि कर भी रही है, जो कि डॉलर्स में अर्न कर रही है, बिल्कुल। विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। बहुत तो अच्छी लाइक आई बात सेड कि ये वो जनरेशन है कि जिसको मैसेज की कोई खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक शायद मोटिवेशन और इंकरेजमेंट की ज़रूरत मोटिवेशन की ज़रूरी है। ज़रूरत है, बिल्कुल। जैसे आप जैसे एक्सपीरियंस लोगों की तरफ से। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छी कन्वर्सेशन रही आपके साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू। थैंक यू सो मच आपके देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।